डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका में अलबामा में शुक्रवार को भारतीय मूल के डॉक्टर रमेश बाबू पेरम सेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनको टस्कलोसा शहर में निशाना बनाया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रमेश अमेरिका में अच्छा खासा नाम रखने वाले डॉक्टर थे और वो कई अस्पतालों का संचालन कर रहे थे। डॉक्टर रमेश मूल रूप से आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के रहने वाले थे, लेकिन बीते 3 दशक में अमेरिका के मेडिकल जगत में उन्होंने अपना नाम स्थापित कर लिया था। डॉक्टर पेराम सेट्टी स्थानीय चिकित्सा पेशेवरों के ग्रुप क्रिम्सन केयर नेटवर्क के संस्थापक और डायरेक्टर थे। क्रिम्सन केयर नेटवर्क टीम ने उनकी मौत के बाद अपने बयान में कहा, हमें डॉक्टर रमेश पेराम सेट्टी के दुनिया से चले जाने की सूचना मिली है। पेराम सेट्टी को उनके काम और सेवाओं के लिए उन्हें भरपूर प्यार और विश्वास मिला है। हम उनका सम्मान करना जारी रखेंगे, जैसा वह चाहते थे उसे हम आगे करेंगे। हम सभी से गुजारिश करते हैं कि पेराम सेट्टी और क्रिम्सन केयर नेटवर्क परिवार के लिए दुआ करें, क्योंकि हम इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। डॉक्टर रमेश के वेडमेड पेज के मुताबिक उन्होंने 1986 में श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उन्होंने आपातकालीन चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा में विशेषता हासिल की और टस्कलोसा और 4 दूसरे स्थानों पर भी प्रैक्टिस की। 38 साल का मेडिकल फील्ड का तजुर्बा रखने वाले डॉक्टर रमेश क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र से संबंध थे। उनके पास बाल स्वास्थ्य में भी डिप्लोमा DCH था। चिकित्सा पेशे में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देते हुए टस्कलोसा में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। डॉक्टर पेराम सेट्टी को कोविड महामारी के दौरान अपनी भूमिका के लिए भी पुरस्कार मिले थे। अमेरिका में कई अस्पताल चलाने में बहुत मशहूर होने के बावजूद उन्होंने अपने जिले से लगाव बनाए रखा था। NDTV रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर पेराम सेट्टी ने आंध्र प्रदेश के मैनकुरू हाई स्कूल को 14 लाख रुपए दिए थे। इसी स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। अपने गांव में एक साईं मंदिर के निर्माण में भी उनका अहम योगदान था। डॉक्टर पेराम सेट्टी अपने पीछे परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। उनके बेटे और बेटियां अमेरिका में ही रहते हैं। हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जमात इस्लामी पर से प्रतिबंध हटाने जा रही है। इस संबंध में मंगलवार को ऐलान किया जा सकता है। शेख हसीना की सरकार को हटाने में जमात की अहम भूमिका रही है, जिसका इनाम नई सरकार इस कट्टरपंथी संगठन को देने जा रही है। जमात इस्लामी पर इसी महीने शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के लिए 1 अगस्त को बैन लगाया था। हसीना सरकार ने छात्र विरोध प्रदर्शन को हाईजैक कर हिंसक बनाने के लिए कट्टरपंथी जमात इस्लामी और उसके छात्र विंग छात्र शिविर पर प्रतिबंध किया था। हालांकि इसके 4 दिन बाद आंदोलन के उग्र रूप लेने की वजह से शेख हसीना को ढाका छोड़ना पड़ा। इसके बाद से जमात की देश में दखल काफ़ी बढ़ गई है। जमात के मोहम्मद सीनीर मनीर ने सोमवार को बताया कि प्रतिबंध हटाने का निर्णय अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस और हसीना के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार मनीर ने कहा कि हसीना के देश छोड़ने के बाद सेना अध्यक्ष ने देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक होने के नाते जमात इस्लामी को भी आमंत्रित किया गया था। इसके बाद जमात ने अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि जमात पर बैन गलत था, इसे वापस लिया जाना चाहिए। जमात एक इस्लामवादी और पाकिस्तान समर्थक संगठन माना जाता है। जमात का हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का भी एक लंबा इतिहास रहा है। हसीना के सत्ता से हटने के बाद से देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखी गई है। इसमें जमात के लोगों का नाम सामने आया है। जमात के लोगों ने 2001 में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की थी, जब BNP जमात गठबंधन ने बांग्लादेशी चुनाव जीता था। 1971 में पाकिस्तान के बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन में जमात ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बांग्लादेश बनने के बाद भी जमात का रुख पाकिस्तान के हक में रहा है। बांग्लादेशी राजनीति में जमात की भूमिका बढ़ने से पाकिस्तान का प्रभाव भी बांग्लादेश में बढ़ सकता है। इससे संभव है कि बांग्लादेश में देश विरोधी तत्वों को भी बढ़ावा मिले। आइए हम यूक्रेन की बात करें। यूक्रेन ने शनिवार को रूस पर हमला करते हुए उसके हथियार डिपो को निशाना बनाया। रूस के ओस्त्रोगोज्का में वोरोनेय हथियार डिपो पर भयानक धमाके के साथ आसमान तक धुआं ही धुआं फैल गया। रूस पर इस भीषण हमले को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन जेट मिसाइल पलियानित्सिया का इस्तेमाल किया। रूस को चौंकाने वाले इस हमले के बाद यूक्रेन की ये मिसाइल दुनिया भर में चर्चा में आ गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद इस हथियार की तारीफ की है। यह ड्रोन मिसाइल यूक्रेन में ही बनाई गई है। इसे लॉन्च करने के लिए एक छोटे रनवे की जरूरत होती है। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को यूक्रेन में विकसित यूक्रेनी ड्रोन मिसाइल के बारे में कहा कि नया हथियार पालियानित्सिया घरेलू स्तर पर निर्मित ड्रोन की तुलना में तेज और ज़्यादा ताकतवर है। इसका इस्तेमाल कीव ने रूस की तेल रिफाइनरी और सैन्य हवाई क्षेत्रों में हमला करने के लिए किया है। जेलेंस्की ने कहा, हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा कि जवाबी कार्रवाई के लिए यूक्रेन पास किया है।
यूक्रेन के इस नए हथियार में ड्रोन और मिसाइल दोनों की खूबियाँ हैं। ये एक ड्रोन जेट मिसाइल है जिसे ड्रोन और मिसाइल का हाइब्रिड कहा जाता है। जेलेंस्की का दावा है कि इस दुश्मन की आक्रामक क्षमता को नष्ट करने के लिए घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया है। सैन्य हवाई क्षेत्रों में इस हथियार के वाहक रूसी विमान स्टेशनर को निशाना बनाकर हमलों को रोकने में मददगार होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 के बाद से लड़ाई चल रही है। यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की ओर से लगातार मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन की ओर से भी इसका जवाब दिया गया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से पहली बार पलियानित्सिया का इस्तेमाल हुआ है। जेलेंस्की चाहते हैं कि उनको रूसी क्षेत्र में युद्धक विमानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डों पर हमला करने से नहीं रोका जाना चाहिए। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद लोगों ने सोमवार को बसों को निशाना बनाया और 23 यात्रियों को गोलियों से भून डाला। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हथियारों से लैस लोगों ने यात्रियों को बसों से उतारकर उनकी पहचान पूछी, फिर कम से कम 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में हुई है। रिपोर्ट में सहायक आयुक्त मूसाखेल नजीब काकर के हवाले से बताया गया कि पहले हथियारबंद लोगों ने मूसाखेल के राशा शाम जिले में अंतर प्रांतीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया। इसके बाद वहां से गुजरने वाली बसों को रोककर यात्रियों को नीचे उतार दिया। उनकी पहचान पूछने के बाद यात्रियों को गोली मार दी गई। सभी मृतक पंजाब प्रांत के बताए जा रहे हैं। काकर के हवाले से बताया गया कि हथियारबंद लोगों ने 10 वाहनों में भी आग भी लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल ले जाना शुरू किया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने आतंकियों की कार्रवाईपूर्वक हरकत में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आतंकी और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान सरकार दोषियों को सजा देकर ही रहेगी। संघीय सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने भी आतंकवादियों की क्रूरता की कड़ी निंदा की है। पीएमएलएन की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में उन्होंने कहा कि आतंकियों ने मूसाखेल के पास निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाकर क्रूरता दिखाई है। आतंकवादी उनके मददगार बच नहीं पाएंगे। मूसाखेल हमला पंजाब के लोगों को निशाना बनाकर किए गए हैं। इसी तरह के हमले के लगभग 4 महीने बाद हुआ है। इससे पहले अप्रैल में नौशकी के पास एक बस से 9 यात्रियों को उतारा गया था। बंदूकधारियों ने उनके आईडी कार्ड देखने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछले साल अक्टूबर में अज्ञात बंदूकधारियों ने बलूचिस्तान के केज जिले के तुर्बत में पंजाब के 6 मजदूरों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सभी दक्षिणी पंजाब के अलग अलग इलाकों से थे। इस तरह की एक घटना में 2015 में हुई थी, जब बंदूकधारियों ने तुर्बत के पास मजदूरों के शिविर पर सुबह हमला करके 20 निर्माण मजदूरों की हत्या कर दी थी और 3 अन्य को घायल कर दिया था। सभी सिंध और पंजाब के थे। आइए हम बात करते हैं सीएम योगी की। आगरा में जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। वे तय समय पर ताजगंज के पुरानी मंडी चौराहे पर पहुंचे। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन्होंने कहा कि आगरा के कण कण में कन्हैया का वास है। यहाँ कला, आस्था है, समर्पण है, विश्वास है, यही राष्ट्र निष्ठा बढ़ाती है। सीएम योगी ने कहा कि समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। दुर्गादास राठौर का यही संकल्प था। सबसे बड़ी सत्ता के सामने जमींदारों के लिए घुटने टेक दिए थे। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। दुर्गादास का नाम मारवाड़ एमपी में अमर है। हमें महापुरुषों का नाम याद रखना होगा। विधायक डॉक्टर धर्मेश आ रहे थे, 13 को आना था, पर अब आ पाया। 10 साल से मूर्ति मेरा इंतजार कर रही थी। जिस दिन कृष्ण आए उसी दिन लोकार्पण हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश से सबक सीखे। एक रहना है, बंटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये बात कर रहे हैं एससीओ समिट की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह मीटिंग एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और संवाद के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस आमंत्रण पर पाकिस्तान में विभिन्न पत्रिकाएं आई हैं। कुछ विश्लेषक इसे एक राजनीतिक स्टंट के बजाय एक औपचारिकता के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे के दौरान पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था, जो कि एक विशेष घटना थी और इसके लिए पाकिस्तान में चर्चा हुई थी। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद तरार से बात की, तो तरार ने कहा कि पाकिस्तान को भारत से बात करने की इच्छा है तो शहबाज शरीफ को सीधे पीएम मोदी से संपर्क करना चाहिए। उन्हें यह भी बताया कि पीएम मोदी के विदेश दौरे काफ़ी सफल रहे हैं। उन्होंने अपने विदेश यात्राओं के दौरान भारतीयों से मिलकर अच्छा संबंध बनाए रखा है। तरार ने पाकिस्तान के नेताओं की विदेश यात्राओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेता आमतौर पर अपने विदेश दौरे के दौरान जनता से मिलने से कतराते हैं और ऐसा नेता अक्सर अपने विवादों को सार्वजनिक रूप से नहीं उजागर करते। इसके परिणामस्वरूप विदेशों में पाकिस्तानी नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। पीएम मोदी की एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा है कि मोदी ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा है, जो कि परंपरा है। इसे लेकर तरार ने कहा है कि इन बयानों से पाकिस्तान मायूस लगता है। अगर पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है तो शहबाज शरीफ फ़ोन उठाकर पीएम मोदी को मिलाएं।
आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान को भारत से व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने उदाहरण के रूप में भारत और चीन के बीच व्यापार को पेश किया और कहा कि पाकिस्तान को भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तरार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी जैसे नेता की आवश्यकता है जिन्होंने भारत को विकास की दिशा में अग्रसर किया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।